आपके सवाल हमारे जवाब, पूछें। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, मैंने पूछना था कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो उनसे हैं वो पीडीएम में रहकर पंजाब में इन हाउस चेंज लाना चाह रहे थे और अपना पंजाब में एक हिस्सा मांग रहे थे कि जी हमें भी नुमाइंदगी दी जाए और हमें भी सीटें दी जाए इस तरह से। तो अब उनको पता चला है कि कराची में NA 249 उनसे एक सीट नहीं दी जा रही PMLN वालों को। कहने का मकसद है कि मतलब धांधली की और सब कुछ किया इस तरह से। तो उनको पता चला कि एक सीट भी देना अपनी उसके अंदर की कैसी बात होती है। प्लीज एक्सप्लेन। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तो मैं कभी भी कन्विंस नहीं था जब ये मैं सुनता था कि हम मिलकर पंजाब में इन हाउस चेंज ले आएंगे। तो पीपल्स पार्टी की जो सियासी कदर है, सियासी कीमत है, वो तारीखी लिहाज से तो बहुत अहम है और पंजाब ने पीपल्स पार्टी को झोली भर भर के वोट भी दिए हैं। पीपल्स पार्टी ट्रूली एक नेशनल पार्टी रही है। बदकिस्मती से तमाम जमातें जो हैं वो तगैर और तबदल का शिकार होती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध की बेस को तो रिटेन किया है, लेकिन पंजाब के अंदर और KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर से वो श्रिंक होती है आपको नजर आई। यहाँ तक कि AJK के अंदर किस ज़माने में बहुत तगड़ी होती थी, वहाँ पर भी इसके मामला जो हैं काफ़ी ख़राब हैं और हालात गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अगरचे वहाँ पर यह होता है कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसके साथ ही रिजल्ट्स टैली करते हैं। तो ये तो हो गया एक अमूमी इशू। इस वक्त जो हालात हैं वो आपको डिपेक्ट करते हैं। ये अभी जो खुशाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुआ, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ पे खड़ी है। एक ज़िमनी इलेक्शन के तहत आप पार्टी की कदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन आपको फेयर तरीके से पता चल सकता है। अगर आप तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आप पब्लिक ट्रेंड को जानना चाहें तो पीपल्स पार्टी की कदर व मंजिलत जो है सियासी तौर पर आपको नजर आएगी। तो ये तो आउटसाइड ऑफ द पंजाब असम्बली की हम बात कर रहे हैं। इनसाइड द पंजाब असम्बली जो नंबर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। तो जब आप इन हाउस चेंज लाने की बात करते हैं और सीटें कंसीड करने की बात करते हैं, तो अगर आप कर भी दें, जो सवाल आपने किया वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप कर भी दें, वो रेजिग्नेशन की बात कर लें या जो है अपनी सीटें कंसीड करके दूसरों को अकोमोडेट करने की बात करें, तो वो मार्जिनल डिफरेंस डालेगा। और ऑन टॉप ऑफ इट जब आपको वाकईतन इम्तिहान पड़ा तो 249 के अंदर तो पता चल गया कि जी किसी सूरत में एक सीट हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप इन सीटों के साथ इसी तरीके से चिपटे रहे तो फिर ज़ाहिर है आपको ये थ्योरी बिल्ड करनी होती है कि हमारा वैसे बड़ी जान है हमें सियासी तौर पर, अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे तो मिलकर इस निज़ाम की गिरती हुई दीवारों को हम एक धक्का और देंगे, जो पुराना नारा लगाया करते थे किस ज़माने में। तो वो फिर खाली खुली नारे ही हैं। तो पीपल्स पार्टी सीटें नहीं छोड़ना चाहती। पीपल्स पार्टी हर हाल में सीटें जीतना चाहती है जो उनके पास आ सकती हैं किसी भी तरीके से। लेकिन पंजाब के अंदर जो कहा जाता था कि जी हम मिलकर अगर काम करेंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे, उससे अंदाज़ा होता है कि उनका सियासी जोर जो है वो नहीं है। तो जो जमातें हैं प्रीटी मच PDM की, अब उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शायद काम करना हो, लेकिन असल में जो कोर है वो तो अब हर इंडिविजुअल जमात पर डिपेंड करता है कि वो कोर जो प्रोटेस्ट है वो किस तरीके से करेगी जमात। ये वो पार्लियामेंट के अंदर से करेगी, इनफरादी तौर पे पार्लियामेंट से बाहर से करेगी, इंतखाबात के ज़रिए करेगी। तो अब तो आप समझें कि अपनी अपनी लड़ाई बन गई है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि हम इस हद से आगे नहीं जाएंगे और अवाम ने बता दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए इस हद से आगे नहीं जाएंगे। मैं आज कामरान खान साहब के प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब को सुन रहा था, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़े जीनियस आदमी हैं। वो बता रहे थे कि हमें टैक्स लगाने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, हम GDP को 5% से ऊपर ले जाएंगे, हम इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन पूरी की पूरी इसहाक डार की पॉलिसी को वो कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने 1.5 घंटे के प्रोग्राम में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या डिफरेंट किया उन्होंने, या क्या कोई एडिशनल चीज़ की, या कोई हैरानकुन इंकशाफ किया? तो अगर कुछ ऐसा था तो हम मुझे बताएं प्लीज़, क्योंकि शायद मैं मिस कर गया हूँ। जी 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 बिल्कुल। 3 साल से बहुत से लोगों ने ये कहा जी कि आप इस हुकूमत के ऊपर बहुत सख्त हाथ रखते हैं, आप इनकी पॉलिसियों को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये कुछ काम ठीक भी कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखिएगा इनके नताइज। तो कुछ महीने तो हमने इंतज़ार किया, हमने ज़रा जल्दी भांप लिया और
बहुत से ऐसे इश्यूज जो अब आपके सामने आ रहे हैं उसके ऊपर हमने पहले बात शुरू कर दी, तो लगा यूं कि जैसे हमने पहले से ही प्री जज करना शुरू कर दिया। तो जिस हम कहते हैं वी जंप द गन ऑन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, कि पहले से ही आपने उनके बारे में राय एक बना ली और उनको वक्त नहीं दिया। अब ये इनके चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चौथा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो खुद बैठकर, इसमें तफसील से बाद में बात करूंगा, लेकिन खुद बैठकर आपको वही बातें बता रहा है जो पीटीआई से पहले की हुकूमतों के फाइनेंस मिनिस्टर्स करते आए हैं या बताते आए हैं। वही बातें कर रहा है जो हमारे जैसे तज्जिया निगार इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करने के बाद या उन रिपोर्ट्स को कोट करते हुए आपके सामने रख रहे थे। वही बातें कर रहा है जो तनकीदी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो कर रहे थे। वही बातें कर रहा है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में की जा रही थी। इससे बड़ा मेरे ख्याल में कन्फेशन, इससे बड़ा इकरार जुर्म मुआशी कत्ल जो है वो और हो नहीं सकता जब आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर बैठकर ये बता रहा हो कि पिछले 3 साल में इस मुल्क के साथ क्या हुआ। अब ये देखें, जीनियस तो चले ठीक है, वो हैं या नहीं है, लेकिन बातें उन्होंने वो कर दी हैं जो 3 साल से जब दूसरे करते थे तो कहते थे कि ये गद्दार वतन है, ये मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाह रहे। अब अपना फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के ये बात कर रहे हैं। तलत साहब, आपका भी प्रोग्राम देखा, इसमें थोड़ी सी एडिशन अगर आप ये भी कहते थे कि थोड़ा पब्लिक को भी थोड़ा सा मतलब बताएं कि भाई आप किस लिए आप मुर्गा बन जाते हैं। आपको कौन आपको कहता है कि ये मुर्गा बनना ज़रूरी है आपके लिए? अगर वो एक मुंह से इंसान कह देता है कि मुर्गा बनो, तो वो क्यों बनता है मुर्गा? और एक नहीं लाइन में 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 इतने मतलब गिर चुके हैं ये लोग जिनको अपनी इज्जत का, अपनी वकार का पता ही नहीं। क्यों नहीं उसके आगे रेजिस्ट करते कि भाई तू जो करना है, बाकी जो वायलेशन, इस वायलेशन अगर हमने से हुई है कोई, तो उस वायलेशन की जो सज़ा बनती है वो दो, वो जुर्माना है या जो भी है। ये तुम्हें कौन इख्तियार देता है? ये सारे क्यों नहीं इकट्ठे होते? और अगर आगे से कोई मारा मारी करते तो ये भी पकड़ के मारे इनको। ये थोड़ा सा आप इनको भी गाइड करें, लोगों को भी, कि तो आप भी भाई अपनी इज्जत का ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये इशू रेज़ किया। वाक़तन मुझे ये इस वीडियो के अंदर जो जिस तरीके से आसानी के साथ लोग जो हैं वो मान रहे हैं, उसकी बुनियादी बात तो ये है कि आपने लोगों को कमज़ोरी इतना कर दिया कि वो किसी बड़े मसले के अंदर नहीं पड़ना चाहते। वो घर से बेचारा कमाई के लिए निकला हुआ है, वो कोई रेड लगाया हुआ है किसी ने, कोई साइकिल के ऊपर जा रहा है, रोज़ा उसने रखा हुआ है, भूख प्यास का आलम है, उसके सर के ऊपर आप बंदूक तान लें और एक साहब जो है कल्फ लगे कपड़ों के अंदर उसको जनाब कहें कि डंड बैठ के निकाले, तो वो ज़ाहिर ज़हन के अंदर कैलकुलेशन करता होगा कि यार या तो मैं यहाँ पे लड़ाई कर लूँ, उसके बाद ये मुझे थाने ले जाएं, बच्चे मेरे घर पे भूखे हैं, 3 मेरी दिहाड़ियाँ चली जाएंगी, या फिर कहता चले यार कान पकड़ के मैं उठक बैठक लगा लूँ और जान छुड़ाऊँ इस मामले से। तो एक तो वो कैटेगरी है जो जान छुड़ाना चाहती है और किसी बड़े मसले में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि उसके पास सकत ही नहीं है, उसको पता है इस निज़ाम के अंदर से उसको इंसाफ मिल ही नहीं सकता। दूसरे वो हैं जिनको अपने हकूक़ का इल्म नहीं, उनका ख्याल है कि जब साहब ने कह दिया आपने उठक बैठक लगानी है तो आपको उठक बैठक लगानी है, तो वापस आकर आपने ये नहीं पूछना कि आपने किस कानून के तहत मुझे उठक बैठक लगवाई है। तीसरी कैटेगरी वो है जो ये पूछ सकते हैं लेकिन वो कानून के बारे में इल्म नहीं रखते, यानी अपने हकूक़ के बारे में इल्म नहीं रखते। तो मैं तीनों कैटेगरी से गुजारिश करूँगा कि अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके बारे में जांचें, आप जांच सकते हैं, पता करें, पढ़ सकते हैं। और इस किस्म की जब आपके ऊपर गैर कानूनी किस्म की और बदतरीन किस्म की इंसल्ट लागू की जाती है तो सवाल तो पूछेंगे भाई किस खाते में आप करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, आपके पास किसने आपको मैंडेट दिया वो। अब वो आगे से जवाब ही आएगा। मैं पहले बता दूं कि आर्टिकल 245 है भाई, आप इसके तहत हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, हमने जो आपसे करवाना है वो करवाना है। तो फिर जाहिर है आपने गैर मामूली किस्म का जो कानून लागू कर दिया जिसके तहत लोगों के बुनियादी हकूक़ गसब करें भी तो कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर फिर अपोजिशन और जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि जनाब ये किस खाते में आप लगा रहे हैं, एक वायरस से लड़ रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता जो है कोई हमला हो गया है, दुश्मन की फोर्स आ गई है यहाँ पे, आप उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्यों
लोगों के हकूक़ को आप इस तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं और इतनी ताकत आप एक्वायर कर रहे हैं, कौन सी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? पूछना चाहिए था, नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम, तलत भाई माजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कल मैंने आपका STH देखा था जिसमें आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया था कि वो इस्लामाबाद में रमज़ान बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे रेडी बांध तो है लेकिन कस्टमर्स नहीं है। तो मैं आपको एक और वीडियो भेज रहा हूँ, अगर आप ये अपने उस पर चैनल पे प्ले कर सकें कि हकीकत में जो रेडी बान है उनके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से उनका जो रोज़ी का एक ज़रिया है उसको किस तरह से वो उनका वो फ्रूट ज़ाया कर रहे हैं, उसका तज़लील कर रहे हैं। तो ये जो पहले हुकूमत के बारे में कहते थे कि ये शोबाजियाँ करते हैं, तो क्या इनकी ये हरकतें शोबाजी में नहीं आती? जी बिल्कुल हैं। रेडियो वाली वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि ये जो साफ़ सुथरी गाहक के बगैर 10:30 11 बजे या 12 बजे पकौड़े बनाती हुई रेडियाँ जो हैं, जो हर एक बंद रेडी के साथ लगाई गई और जिसके पस मंज़र में ना कोई शहरी नज़र आया, सिर्फ सिक्योरिटी के मेम्बरान जो आगे पीछे घूमते हुए नज़र आए, और जिन रेडी वालों से 18 सेकंड वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, ये उन असल रेडियो के किस्सों को छुपाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आप बाज़ार में जिस तरीके से लोगों के कारोबार पलटा रहे हैं, आप जिस तरीके से उनकी दुकानें बंद करवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं दुकानों पर बैठ के? 6 बजे तक जो है वायरस छुट्टी पे चला जाता है, 6 बजे के बाद वायरस जो है आ जाता है इन्वेड करने के लिए, सोया रहता है 6 बजे तक वायरस। 6 बजे पहले वायरस नहीं होता क्या? वही बाजार देखें भरे हुए होते हैं, तो अगर 6 बजे तक भरे हैं तो 8 बजे तक भी भरे रहे। मैं वैसे आपको इन्हीं की पॉलिसी की लॉजिक को आगे लेके जा रहा हूँ। मेरा उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि आपको जब लॉकडाउन करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट 3 लॉकडाउन करना चाहिए था, तब आप जो है वो कभी तीतर कभी बटेर इसमें फंसे हुए थे। और अब जब वायरस घरों के अंदर घुस गया, जब आपको वैक्सीनेशन करवानी है, अब आप लॉकडाउन के ऊपर आ गए। जब आपने लोगों को टीके लगाने, अब आप उनको मास्क की बातें बता रहे हैं। जब मास्क पहनवाने थे तब आपने मास्क नहीं पहना था। ये एक अजीबो गरीब किस्म का बाद वक्त और बाद वाक़या जो है, ये फुर्तियाँ दिखाने का शौक़ है इनको। तो बिल्कुल ये शोबदाबाजियाँ हैं, और ऐसी हैं बात शोबदाबाजियाँ कन्विंसिंग भी होती हैं, ये कन्विंसिंग भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तलत भाई काशिफ बात कर रहा हूँ। ये 30-35 साफ़ियों को बुलाकर ये जो मीटिंग की और ये बड़ी गपशप लगाई 7-8 घंटे, और उसमें जो बातें हुई और जो लीक हो रही हैं, तो आया ये पार्टी बेस की बातें नहीं बनती हैं? और फिर तर्जमानों का ये कहना कि जी हम तो सियासत में हैं ही नहीं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो क्या उनकी इन बातों ने ये साबित ना कर दिया वाज़े तौर पर? ऐसा नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। अपने अमूर के बारे में बिल्कुल तमाम इदारे जो हैं, पेंटागन, DOD, इवन CIA, वो ब्रीफिंग्स करवाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन मुल्क को चलाने वाले मामलात के ऊपर वो इस तरह खुलेआम बात नहीं करते, क्योंकि एक ब्रीच हो जाती है उस एतमाद की, उस आइनी कानूनी लकीर की जो इदारों के इख्तियारात की हदबंदी करती है। तो उसको ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, फिर उसके देखें उससे तनाज़े कितने निकले। तो फिर ये बयान जी कि हम सियासत में नहीं है, ये कुछ जचता नहीं है। लोग फिर सोचते हैं कि बयान तो ठीक है, आपने संजीदगी से दिया है और आप संजीदा नुमाइंदा हैं, लेकिन जो हालात और वाक़यात हम देख रहे हैं वो तो किसी और तरफ जा रहे हैं। तो वाक़यात और हालात को बयान के साथ अलाइनमेंट अगर उसकी कर लेंगे ना, तो फिर ये जो रोज़ाना तज्जियों के घूमते हुए पहियों में से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं ना, वो नहीं आएंगी। जब तक ये मिस अलाइनमेंट रहेगी, बयान उधर जा रहा है और अमाल और शवाहिद उधर जा रहे हैं, तो लोग दे विल सी थ्रू दिस।